प्रिंसिपल RKMB, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सभी स्टाफ मेंबर्स, लेक्चरर्स, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जगत सिंह जी और इस कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राएं। जब मैं इस कॉलेज का 84 की बात है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज संजौली और कोटशेरा में एक ही प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ, 4 CSA मेंबर के लिए इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। उस समय कोटशेरा में 2 क्लासेस शुरू की गई और इन 2 क्लासेस के वोट जब रिजल्ट निकला, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में थे, जब काउंटिंग में रिजल्ट निकला तो यहाँ के कॉलेज का 60% के करीब वोट मुझे पड़ा और मैं SC का प्रेसिडेंट बन गया। 40 वर्ष पहले की बातें हैं। पुरानी सी बिल्डिंग हुआ करती थी और जैसे कि प्रिंसिपल महोदय कह रहे थे, इसको इलाके को ही ठंडा कहा जाता है। नवंबर-दिसंबर के बाद तो यहाँ बहुत अधिक ठंड होती थी। अब पता नहीं क्लाइमेट चेंज के बाद दिसंबर-जनवरी के बाद आपके जीवन काल में स्कूल के बाद सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं? वो कॉलेज के दिन होते हैं। और शिमला का जो कॉलेज है, कोटशेरा के कॉलेज में मुझे अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि लड़कियों की संख्या कम है। और हमारे समय क्या होता था? हमारे समय स्ट्राइक इसलिए होती थी कि को एजुकेशन की जाए। हमारे समय स्ट्राइक होती थी कि लड़कियों को भी बॉयज स्कूल में, बॉयज कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आंदोलन हुआ करते थे। उस समय की सोच थी। आज मुझे खुशी है कि यहाँ शिमला में 4 कॉलेज है और जो हमारी बेटियां हैं, चाहे RKMB है, चाहे सेंट लुइस कॉलेज है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज संजौली है, चाहे आपका कॉलेज है, यहाँ लड़कियों के लिए एडमिशन खुले तौर पर मिल रही है। अब बॉयज को तो एडमिशन नहीं मिलेगी, RKMB में बॉयज को तो एडमिशन नहीं मिलेगी, आपके सेंट लुइस में नहीं मिल रही है। लेकिन अब समय आ चुका है। अभी हम आने वाले समय में जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के, हम उसमें सब में कोएड करने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन से। बजट सेशन चला है, मुझे आपका सारे कार्यक्रम में रहना था, लेकिन बजट सेशन में बजट बनना है आपके लोगों के लिए, योजनाएं आनी है आपके लोगों के लिए, उसके लिए काफी समय लगता है। और आज हमारा विधानसभा सेशन में मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम शिक्षा में व्यापक परिवर्तन करने जा रहे हैं। आधारभूत ढांचे के अलावा शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। गुणवत्ता बेसिक एजुकेशन में कैसे बदलाव किया जाए, उसमें हम काम कर रहे हैं। अब गांव के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आई है। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, वो कुसुमटी स्कूल था। जब मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर मुख्यमंत्री बन सकता हूं और आपके कॉलेज का SC का अध्यक्ष रहकर मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो सरकारी स्कूल के बच्चों में एक जो भावना है, उसको गुणात्मक शिक्षा की भावना की जो कमी आई है, उसको हम दूर करने जा रहे हैं। अब गांव के स्कूलों में कई जगह अगर हमने मिडिल स्कूल खोल दिया तो बच्चों की संख्या कितनी है? 40। क्या एक्सपोजर होगा उसका? अब इस कॉलेज की संख्या अगर 3-4 हजार है
तो इंटरेक्शन होता है, एक्सपोजर होता है, बातचीत होती है। तो हम कई शिक्षा संस्थानों को बंद करके राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। 50 बीघे 25 बीघे पर ये डे बोर्डिंग स्कूल है और इस वर्ष के अंत तक हमारे 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो ग्रामीण परिवार से हमारे बेटे बेटियां पढ़ती हैं उनके लिए अगले एकेडमिक सेशन से उसमें कक्षाएं शुरू हो। क्या स्कूल है हमारा? एक ही डायरेक्टेड होगा प्री नर्सरी से लेकर +2 तक। उसमें जहां पानी की सुविधा होगी, जहां पानी होता होगा, वहां हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के तौर पर स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं, ग्राउंड्स बना रहे हैं और ये कार्य चल पड़ा है। इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं ताकि स्कूल के बच्चे जब कॉलेज में आए तो पहले ही सीख कर आए, उनमें आत्मविश्वास हो, वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस प्रकार के पहले हम बेसिक जो है प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करके, मिडिल एजुकेशन को मजबूत करके हम शिक्षा में व्यापक सुधार कर रहे हैं। हमारी सरकार जब से आई है 2 वर्ष पहले मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जब मैंने शिक्षा विभाग के साथ अधिकारियों की स्कूल एजुकेशन की, कॉलेज एजुकेशन की और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की मीटिंग्स ली तो गुणवत्ता में बहुत कमी पाई। अगर आज हम बच्चों को सिर्फ डिग्री देकर घर भेज रहे हैं, मेरे पास बीए की डिग्री आ गई, बीएससी की डिग्री आ गई, बीवॉक की डिग्री आ गई, बीसीए की डिग्री आ गई, एमसीए की डिग्री आ गई, लेकिन उसमें क्वालिटी कितनी है? जब उस चुनौती में हमने स्कूल एजुकेशन को देखा तो गुणात्मक शिक्षा में, क्वालिटी एजुकेशन में जो हमारी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां हैं, हम 21वें स्थान पर पाएंगे। जब 5वीं के बच्चे को दूसरे की किताब पढ़ने के लिए बोला गया तो वो दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता था। कॉलेज एजुकेशन में भी सुधार की जरूरत हुई। यूनिवर्सिटी लेवल में टेक्निकल एजुकेशन में कौन से विषय होने चाहिए, कौन से विषय भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए होने चाहिए। अगर गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो हम उन परिवारों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों में भेजते हैं। चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए गए। सिर्फ नोटिफिकेशन कर दी गई कि इसमें साइंस भी चलेगी, आर्ट्स भी चलेगी, यहां कॉलेज भी चलेगा। महज राजनीतिक लाभ के लिए आप शिक्षा संस्थान खोल रहे हो और एक कॉलेज में जहां पूरे प्रोफेसर थे, मान लीजिए कोटशेरा में पूरे प्रोफेसर थे, अगर गनाटी में कॉलेज खुला तो यहां से 4 प्रोफेसर उठाकर गनाटी के कॉलेज में भेज दिए ताकि वो शिक्षा संस्थान चले। उससे क्या होगा? आपके इस कॉलेज का भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आएगी। अब कॉलेज खोलने के बाद जब हम उन्होंने कॉलेज खोले तो बच्चों की संख्या कितनी रहेगी? बच्चों की संख्या किसी कॉलेज में 80 है, किसी में 50 है, किसी में 90 है और लेक्चरर्स वहां कोई 4 है, कोई कॉमर्स का लेक्चरर है, कोई पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर है। हमने फैसला किया कि ऐसे शिक्षा संस्थान अगले एकेडमिक सेशन से जहां हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, महज राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ वोटों की खातिर हम उन परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं, हम कॉलेज खोल रहे हैं, उन शिक्षा संस्थानों को जहां संख्या कम है हम अगले एकेडमिक सेशन से उन्हें बंद कर देंगे। इसलिए नहीं करेंगे, लेकिन उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको हम यहां डिस्ट्रिक्ट कॉलेज में सीट्स बढ़ाकर एडमिशन देंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देंगे ताकि जिस कॉलेज में जाए उसका एक्सपोजर ज्यादा हो। मैं खुद कॉलेज में पढ़ा हूं, यूनिवर्सिटी पढ़ा हूं, इसलिए यह परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज चाहे किसी भी सेक्टर में ले लीजिए,
हमारी संस्कृति, हमारी देव संस्कृति, हमारे संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं और उसके बाद शिक्षा संस्थान से मिलते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, भविष्य की जो शिक्षा है वो एआई से रिलेटेड है, डाटा साइंस से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होने जा रही है। हमारे समय तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन होता था, किताबें होती थी। अब तो गूगल की जो एआई की नॉलेज है आपके पास हमेशा है। लेकिन क्या इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी तैयार है? हमें इस विषय में सोचना होगा। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने कई बार कहा है, मैं भी आप जैसे परिवार से निकलकर, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आप जैसे परिवार से निकलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं 17 साल में सीआर बना, फिर फर्स्ट ईयर में सीआर बना, फिर कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। चुपाल, रोडू, जुब्बल, गोड का एक ही कॉलेज हुआ करता था, और उस समय बच्चों की स्ट्रेंथ 3 से 4 हजार हुआ करती थी, या आरकेएमबी की होती थी, या उस समय भी ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर था। आज चुनौतियां हैं, आज आपको सब चीजें मिल रही है, लेकिन आपको हम किस दिशा में ले जाना है, उस दिशा को तय करने का वक्त आ गया। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, मैं कई बार कहता हूं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और इस व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का साथ चाहिए, युवा पीढ़ी का साथ चाहिए। विपक्ष वाले हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, आज भी विधानसभा होगी, लगेगी, लेकिन हमने ठाना है, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आने वाले 4-5 साल में कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन वर्ल्ड क्लास की हम करने जा रहे हैं। हमें उसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अगर आप ये सोचे कि हमें रोजगार से कैसे आगे बढ़ना है, रोजगार आप क्यों पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जॉब मिले। कई बच्चे निकल जाते हैं, कई बच्चे रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमको सब बच्चों को मजबूत क्वालिटी एजुकेशन देनी है, और हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज मैं इसलिए एक बात आपको कहना चाहता हूं, हमारी ना तो क्वालिटी एजुकेशन है, ना ही क्वालिटी हेल्थ है, ना ही हम क्वालिटी पीने का वाटर पानी दे सके। नल का तो लगा दिया, पानी भी आ गया गिलास में, ये पानी भी आ गया साफ, लेकिन कितने कीटाणु इस पानी में है, ये हम अभी तक आपको अच्छी क्वालिटी नहीं दे सके, क्वालिटी लाइट भी नहीं दे सके। मैं देख रहा हूं पीछे इतना अंधेरा है, ये महज इसलिए नहीं है कि आपने ज्यादा वोल्टेज के लगाया है, लेकिन क्वालिटी लाइट के लिए क्वालिटी की सप्लाई भी चाहिए। अब इसमें कैसे बढ़ा जाए? हॉस्पिटल में जाते हैं आप बच्चे, आपकी बॉडी की रेजिस्ट पावर ज्यादा है, जो बुजुर्ग आपके साथ माँ बाप जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आप लाइनों में घंटों से खड़े हैं। फिर अगर कोई एडमिट हो गया तो एक बेड पर 2-2 है, फिर बीमारी का पता लगता नहीं है। चाहे आईजीएमसी जाओ, चाहे टाटा जाओ, फिर क्या होता है? फिर आपको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है पीजीआई, एम्स, और आपकी बीमारी बढ़ जाती है। और जब आपकी बीमारी बढ़ जाती है, उस समय आप पैसा बहुत खर्च करते हो, सोचते हो कि हम मेरी जान बच जाए, मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं। और आपके मन में क्या होता है कि मैं किसी तरह ठीक होकर चले जाऊं। हर एक आदमी में जिसमें सांस होता है उसमें यही होता कि मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ आपको छोड़कर चले जाते हैं, कुछ ठीक होकर वापिस आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आईजीएमसी में आज सीटी स्कैन की जो मशीन है, जब मैंने उनसे भी बैठक ली तो 19 साल पुरानी है। जब मैंने पूछा कि ये 19 साल पुरानी क्यों है, तो कहा कि हमारे तो आईजीएमसी में 20-20 साल पुरानी है, आज 20 साल के बच्चे यहां कॉलेज में पढ़ते। तो मैंने कहा आप डायग्नोज कैसे करोगे, रोग का पता कैसे लगाओगे? आपकी मेडिकल टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी हो चुकी है। कहते जी हम यहां से पीजीआई भेज देते या प्राइवेट के पास भेज देते। तो मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं। अब पैसे है, हमारी जो संपदा है
वो है उसी में, पर उसमें भी रहकर ठीक करना है, कुछ फैसले लेकर ठीक करना है। आज 20 साल वाले का मेडिकल हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी को अगर कोई सीटी स्कैन कराएगा क्या पता लगेगा? मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगा, मैंने भी करवाया हूं, फिर लास्ट में उनको दिल्ली जाके पता लगा कि मुझे क्या बीमारी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी हमें मेडिकल टेक्नोलॉजी में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। मैंने कहा हम कष्ट सहन लेंगे और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके हम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आने वाले एक साल के अंदर, आने वाले एक साल के अंदर जो सुविधा आपकी मेडिकल टेक्नोलॉजी की एम्स दिल्ली में मिलती है, जो नंबर 1 हॉस्पिटल इंडिया का है, वो आपको आईजीएमसी और पहले टांडा 2 मेडिकल कॉलेज में हम देने जा रहे हैं। ऑर्डर कर दिए गए। चुनौतियां हैं। अगर हमारे पास 100 रुपया आता है, मैं आपको इसलिए बता, 100 रुपया आता है तो 100 रुपए में कमिटेड पैसे जो हमको खर्च करने ही है, वो बताना चाहता हूं। ये आज तक जनता के दरबार में किसी ने नहीं बताया होंगे, पब्लिक डोमेन में किसी ने नहीं रखा होगा। मैं बताना चाहता हूं युवा पीढ़ी को, 100 रुपए में से 100 रुपए में से आपके 55 रुपए जो सरकारी कर्मचारी की सैलरी है और उनके पेंशन पर खर्च हो जाते हैं। बाकी बचे 15 जो हमने कर्जा लिया है, हर एक राज्य कर्जा लेता है, उसके कर्जे का मूलधन और ब्याज पर खर्च हो जाते हैं और 70 पैसे आपके जो चले जाते हैं। फिर शिक्षा का स्तर आता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, ट्रांसपोर्टेशन का बिल, फ्री में हमने बसेस की सुविधा दे रखी है। पिछली सरकार ने तो 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दी इलेक्शन जीतने के लिए, हर चीज में फ्री कर दिया है। वो पैसे भी हमारे और खर्चों में पूरे हो जाते हैं। और 70 रुपया एक, आज कोई भी, अगर कोई भी बच्चों में से भी कल कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा तो आज हिमाचल प्रदेश का खर्चा, कमाई अगर 100 रुपया तो खर्चा 170 रुपया है। अगर हमने फैसले लिए तो इस युवा पीढ़ी के लिए जो आने वाले 10 साल में जो भी अपने जीवन काल के आज के साथ 20 साल का 21 साल का होगा, आने वाले 10 साल में 2032 में हमने कई बार कहा है कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। उसका परिणाम 2032 में आएगा। आप देखते हैं आए दिन स्टाइल्स हो रही है, आए दिन फैसले हम कर रहे हैं। कई लोग स्टाइल्स कर रहे हैं कि हमारा ये नहीं होना चाहिए। हम गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए हैं। हम अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन के लिए आए हैं। जो आम जनता का अधिकार है, गांव में बैठे हुए परिवार का अधिकार है, इस प्रदेश की जनता का उस संपदा पर भी अधिकार है। महज कुछ लोगों के लिए ही संपदा लुटा दी जाए, ये हमारी सरकार ये नहीं चाहती। अभी और फैसले होंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप युवा पीढ़ी है, आप ही बदलाव ला सकते हैं। और हमने उस सोच को विकसित करना है जहां हिमाचल का युवा युवती, बेटा बेटी खड़े होकर कह सके कि इस चुनौती का सामना मैं करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा शिक्षा का स्तर इस तरह का है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। घबराहट ना हो उसके मन में। शुरू की घबराहट होती है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को हम विकास करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से यह उम्मीद करता हूं, युवा पीढ़ी से, भविष्य सुनहरा है। अगला एक साल जो है हमारा थोड़ा कठिन है, पर हम उसमें फैसले कर रहे हैं। ये जो हमने 2 साल चलाए, 15,000 करोड़ रुपया बीजेपी को ज्यादा मिलता था, बीजेपी की सरकार को हमको नहीं मिला, क्योंकि वो बंद होना था, चाहे कोई भी हो। आज हम फिर भी कठिन परिस्थितियों के बाद भी आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहे हैं। और 1 साल बाद 2026 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर तेजी से बढ़ेगा। नीतिगत परिवर्तन किए गए हैं। 40 साल से जो धक्का व्यवस्था चली हुई है, उस व्यवस्था में वो परिवर्तित करते जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां बेटियों को शादी की उम्र पे 18 से 21 साल करके उन्हें कानूनी अधिकार दिया। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां 6,000 बच्चे जिन्होंने अपनी मां को खोया है, अपने पिता को खोया है। अब जिस बच्चे का, जिस बेटी का, जिस बेटे की माता नहीं रहेगी, पिता नहीं रहेगी और उसकी उम्र 14 साल होगी, 16 साल होगी, 18 साल होगी, 21 साल होगी, चाहे रिश्तेदार कितने भी हो, कितना उनका पालन पोषण कर सकते हैं। हमारी सरकार ने उन 6,000 बच्चों को, जो भी अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। और हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया है। आज जो भी अनाथ बच्चा आपके स्कूल में पढ़े या आपके गांव में रहे, उसको बोलो कि वेलफेयर में जाए, कॉलेज के पढ़ने के लिए उसकी पूरी फीस सरकार देगी, हॉस्टल का खर्चा पूरा सरकार देगी, 4,000 महीने की पॉकेट मनी सरकार दे रही है। ऐसे 6,000 बच्चों का पालन पोषण उनका अधिकार है। इन बच्चों को कोई पूछता थोड़ी था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जो भी ऑर्फन्स हो चुके हैं, ये हमने नीतिगत परिवर्तन किया और कहा इन बच्चों का भी इस प्रदेश की संपदा पर अधिकार है। इसके अलावा जो हमारी माता या बहन विधवा हो गई है, उसका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कमाने वाला पति चला गया, अब कैसे उसकी पढ़ाई होगी? मेडिकल कॉलेज की फीस 75,000 रुपये है, हॉस्टल की फीस 50,000 रुपये है, आपके कॉलेज की फीस 10,000 रुपये कैसे देगी? 3 बच्चे भी हुए। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन सभी 23,000 विधवा माताओं बहनों के बच्चों का आज सरकार की खर्च उठा रही है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के द्वारा। ये अभी योजना आई तो आपके इर्द गिर्द भी कोई वृद्ध हो जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उसकी सारी फीस वेलफेयर विभाग द्वारा, सरकार द्वारा उपलब्ध होगी। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का कौन ध्यान रखेगा? बच्चे तो अपने मस्त हो गए, मोबाइल में भी हो गए, लगे रहते हैं सब। आप ही नहीं है, बुजुर्ग से लेकर हमारे बुढ़ापे वाले सभी लगे रहते हैं। उन बुजुर्गों के लिए हमारी सरकार घर द्वार एक स्वस्थ योजना लेकर आ रही है, क्योंकि कईयों के बच्चे बाहर है, तो इस स्थिति से भी हमारी सरकार निपटने की तैयारी कर रही है। हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हमने नीति बनाई। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे पहला ग्रीन स्टेट के रूप में बनने जा रहा है। 31 मार्च 2026 तक हमने डेडलाइन दी है, जो आने वाले समय में और बढ़ सकती है। क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा, हिमाचल के इतिहास की, हमारे जीवन काल में तो कैसे कभी ऐसी आपदा नहीं आई है। सबसे बड़ी आपदा का हमने सामना किया 2023-24 में। ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ। बाढ़ आ गई, 551 लोगों की मौत हुई, 23,000 घर टूट गए। जो घर में रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था कि कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने उसका मेहनत की कमाई का आशियाना उजड़ गया। बच्चों के पढ़ने की किताब तक नहीं बची, पीने के पानी का गिलास नहीं बचा। केंद्र से कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन हमने अपने साधनों से 4500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। और मकान बनाने के लिए जो केंद्र 1.5 लाख रुपया देती है, हमने बोला 1.5 लाख में तो मकान बनता नहीं है। हमने उस नियम को परिवर्तन कर दिया। 29,000 परिवारों को बसाने के लिए जो आपदा के कारण जिनका घर गिरा था, और हमने उनको 7 लाख रुपए की प्रति आर्थिक सहायता दी। इसलिए बच्चों, मैं आपका पूरा कार्यक्रम करना चाहता था, लेकिन हमारी अभी एक मीटिंग और है और 2 बजे हमारा विधानसभा सेशन है। मैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद देना चाहता था। अगर मुझे समय लगेगा तो अगले वर्ष मैं आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पूरे 3 घंटे आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का, प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपने सबसे ज्यादा सीढ़ियां जिसमें बजी थी, मैं वो बताना चाहता हूं, क्योंकि हम भी मारते थे ना। सबसे ज्यादा सीटी जो बजी वो बजेगी, यहाँ ठंड बहुत होती है, बिल्कुल सही है। और टीचर को भी पढ़ाने का मन नहीं करता है,
क्योंकि कंपनी लगती है वो भी सोचता कि हीटर के पास रहूं। तो इनिशियल स्टेज में फेज 1 में जो आपका सेंट्रल हीटेड है या नई टेक्नोलॉजी आई है उसके साथ टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए हम सेंट्रल हीटेड के ले कर देंगे। टंके का छोटा सा काम है वो वैसे ही कर देंगे हम। तो अच्छा पीजी क्लासेस, एक चीज है पीजी क्लासेस करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि पीजी क्लासेस में आप यूनिवर्सिटी जाए, लेकिन आप करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स और इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, वो अगले एकेडमिक सत्र से शुरू कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।